नमस्कार, मैं संजय शुभांकर स्टोरी प्लैनेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हाजिर हुआ हूं नासिरा शर्मा जी की कहानी नई हुकूमत लेकर। भारतीय कथा साहित्य का एक प्रतिष्ठित नाम है नासिरा शर्मा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी एवं पश्तो इन तमाम भाषाओं पर गहरी पकड़ रखने वाली नासिरा जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, यूके कथा सम्मान और भी कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। नासिरा जी के कई उपन्यास, कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो प्रस्तुत है नासिरा जी की कहानी नई हुकूमत का पहला भाग। हाजरा अधेड़ उम्र की दहलीज पार कर लुटी पिटी तन व तन्हा शौहर के घर से जब मां की चौखट पर पहुंची तो जवानी की दौलत लुटा चुकी थी। खिचड़ी होते बाल, रूखा चेहरा, वीरान आंखें और साथ में थे चंद रंग उड़े टीन के बक्से जो रिक्शे वाले ने दरवाजे के अंदर ढकेल दिए थे। आंगन में कबूतरों को दाना डालती हाजरा की मां ने फीकी आंखों से बेटी को ताका और फिर जज्बात से बिलबिला घुटनों पर हाथ रख बड़ी मुश्किल से उठी और बेटी की बलाएं ले उसे छाती से लिपटा सुबह पड़ी। माँ बेटी जब गले मिल चुकी तो एकाएक हाजरा की माँ ने टूटे दरवाजे की तरफ नजरें घुमाकर पूछा कि नौशाद दूल्हा कहाँ रह गए? मैं अकेली आई हूं अम्मा। हाजरा ने दरवाजे की चौखट पर रखे बक्से दालान की तरफ घसीटे। अकेले? बूढ़ी माँ ने उलझे जटा बालों पर दुपट्टा जमाया। अकेले और दुकेले क्या अम्मा? ये कहते हुए हाजरा ने घर पर उचटती नजर डाली। शहतूत और अंजीर की सूखी पत्तियां पूरे घर आंगन में हवा में मचल रही थीं। ठहरो, मैं चाय बनाती हूँ, सफर में थकन हो गई होगी। तुम बैठो अम्मा, मैं बनाती हूँ। कहती हुई हाजरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। ठंडे चूल्हे पर धुएं से काली हुई पतीली चढ़ी हुई थी। खोला तो देखा अंदर जली खिचड़ी पड़ी थी। परसों बनाई थी खिचड़ी, थोड़ा थोड़ा खाती हूं। अब खाना हजम कहां होता है बेटा? हाजरा ने मां का थका चेहरा देखा और कोने में खड़ी झाड़ू उठाकर दलान आंगन बटोरने लगी। कूड़ा समेट उसने टोकरी में डाला और चूल्हे की राख निकाल पतीली को खंगाल चाय का पानी रखा। ताक पर न दिया सलाई थी और न डिब्बे में चाय की पत्ती। हाजरा ने सारे डिब्बे खोल डाले। मां की जिंदगी की तरह सब खाली थे। एक पुड़िया में मूंग की दाल अलबत्ता पड़ी थी और कुछ नमक के ढेले। तभी उसने देखा कि मां कूड़े की टोकरी से सूखी पत्तियां निकाल रही है। ये क्या अम्मा? अरे चूल्हा नहीं जलाओगी क्या? रात का खाना खाकर दोनों मां बेटी सोने लेटी तो सारे दिन की थकान ने हाजरा को बिस्तर पर लेटते ही थपकियां देनी शुरू कर दी थी। हाजरा नींद में डूब ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। हड़बड़ाकर उठी तो सामने महजबीन को खड़ा पाया। अंधेरे में जेवर उसके बदन पर दिवाली के दियों की तरह झिलमिला रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की छाया सी थी। हाजरा झुंझला पड़ी। अरे अब यहां तो मेरा पीछा छोड़ दो। यहां और वहां क्या, मैं तो बरछी बन तुम्हारे जिगर में उतर चुकी हूं। तुम्हें छोड़कर अब जाना मुश्किल है। महजबीन ने लचके गोटे लगे दुपट्टे को उंगली में लपेटते हुए बड़ी अदा से कहा था। या अल्लाह, कैसा जुल्म है। हाजरा बेहाल सी बिस्तर पर लेट गई। बार बार करवटें बदलने के बाद जरा सी झपकी लगी तो उसके नथनों में उबटन की तेज महक आई और चेहरे पर ठंडा गीला सा स्पर्श महसूस हुआ। ढोलक और सुहाग गीत उसके कानों में मचलने लगे। हाजरा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे याद आया कि 27 साल पहले इस घर में वो लाल जोड़ा पहनकर अल्ताफ के साथ विदा हुई थी। आंचल में गुड़ चावल डालते हुए दादी ने कुरान के साये से निकलते हुए उससे कहा था कि बेटी, लड़की का असली घर शौहर का घर ही होता है, जहां से उसका जनाजा ही उठता है। हाजरा को लगा कि वो एक जिंदा लाश है जो शौहर के घर से कब्र की तलाश में लौटाई गई है। वो बेकरार सी उठी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। आसमान पर दूज का चांद बड़ी मक्कारी से मुस्कुरा रहा था।
उसे एकाएक अल्ताफ का चेहरा याद आ गया। तलाक तो मुझे अल्ताफ को देना चाहिए था, मगर गुजार दी सारी जवानी उस आदमी के साथ जिसका चेहरा कभी मुझे नहीं भाया। और आज उसने किस तरह दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंका है। क्या बात है हाजरा? कुछ नहीं अम्मी, जब से आई है बिन पानी की मछली की तरह बेकरार है। अरे मियाँ बीबी में मनमुटाव तो होता रहता है, देखना नौशाद दूल्हा 2 दिन बाद तुम्हें लेने जरूर आ पहुंचेंगे। वो अब कभी नहीं आएंगे मुझे लेने। आखिर क्यों बोला? हंस पड़ी बूढ़ी माँ। हाजरा ने माँ के क्यों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको खुद अल्ताफ की इस चाल का पता नहीं था। वजह ढूंढती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। 3 बच्चे उसने पाल पोस कर बड़े किए थे। खर्च की तंगी में उसने सिलाई कर बच्चों को हर तरीके का सुख दिया। अब दोनों लड़कियां ससुराल में खुश हैं और बेटा दुबई कमाने गया है। अब जरा सुख की सांस ली थी, दिल पहनने ओढ़ने घूमने फिरने को चाहा था। जब सब तरफ से इत्मीनान हुआ तो महजबीन ने बिजली की तरह गिरकर आशियाना जला डाला। ये तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, अल्ताफ ने एकाएक नई नवीली दुल्हन के साथ कमरे में दाखिल होकर कहा, और वो अकबकाई सी उन दोनों को देखती रह गई। और जब उसे होश आया तो जाने कैसे मुंह से निकल गया कि बहनें सौत नहीं बनती। मगर सौत को बहन तो समझा जा सकता है ना। अल्ताफ का लहजा बेहद नरम था। तुम क्यों नहीं निभाते रिश्ता? हाजरा का खून खोल उठा। ये तुम्हारी बांदी बनकर रहेगी, मैं भी तुम्हारे सुख में कोई खलल नहीं डालूंगा। सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसे पिछले 27 सालों से चलता आया है। अच्छा सच? मेरा यकीन करो हाजरा, अल्ताफ मुसीबत में हमेशा हथियार डालने का आदी था। तो फिर हमेशा की तरह हर रात तुम मेरे पहलों में गुजारोगे और सुबह उठकर मैं गर्मा गर्म नाश्ता तुम्हें पलंग पर खिलाऊंगी। ये कैसे मुमकिन है? आखिर नई दुल्हन के अरमान और मेरा फर्ज पुरानी दुल्हन के लिए तुम्हारे फर्ज और मेरे अरमान। देखो हाजरा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। हाँ, तुम इस घर की मालकिन हो, कुंजी तुम्हारे हाथ में ही होगी। ये घर जिसकी आधी गिरस्ती मेरी मेहनत से बनी है, उसकी मालिक तो मैं हूं। उसमें नई बात क्या है? मगर इतना बड़ा कदम उठाया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। हाजरा ने अपने दोनों हाथ सिर पर दे मारे। जो करना था कर डाला। निकाह करके लाया हूं, भगा के नहीं। अल्ताफ के तेवर बदल गए। लहजा नरम से गर्म हो उठा और वो तेज तेज कदमों से बाहर निकला। उसके पीछे दुल्हन भी पाजेब बजाती उसको तलवार से काटती निकल गई। दर्द की ताब न रही तो चीख पड़ी। इसके साथ मेरा गुजर नहीं होगा। ये मेरा घर है और इसका बंटवारा नहीं होने दूंगी। ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। कल ही तार देती हूं अनवर को। आओ देखो अपने बाप की हरकत। बूढ़े मुंह से मुंह पर काली पुतेगी ना, तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। हाजरा बड़बड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, पटकती रही, मगर अल्ताफ मियाँ के कान पर जूं भी न रेंगी। जो पिछवाड़े नया कमरा बनवाया था उसमें वो नई बीवी के साथ दाखिल हो गए। उनकी रात शबरात थी। उनको इससे क्या कि कोई कुड़ रहा है या जल रहा है। सूखे पेड़ के नीचे बैठे बैठे हाजरा ने बची रात गुजार दी। पाँव फटते ही चिड़ियों की चहकार गूंज उठी। उसने घुटनों से सर उठाया और बेदिली से उठ चूल्हे के पास जा लकड़ियों को जोड़ मिट्टी का तेल डाला। इस वक्त उसे अपना घर याद आ रहा था। गैस पर खाना पकाते हुए रेडियो सुनती, मेज पर खाना खाते हुए टीवी देखती और कूलर की ठंडी हवा में सोती। सिंक पर खड़े होकर ब्रश करती, मगर यहां सब उलट गया था। आराम का आदि बदन बुरी तरह टूट चुका था। मां की गरीबी, बीमारी दूर रहकर सहली जाती थी, मगर यहां आंखों के सामने सब घट रहा था। उससे आंखें कैसे बंद कर लेती? 1-2 गहने बदन पर पड़े थे। पर्स के रुपए थे ही कितने, वो भी राशन पानी में खत्म हो गए। उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी। दिल में घर छोड़ने का मलाल टीस बनकर उभर पड़ी। आज हफ्ता गुजर गया तुम्हें आए, मगर नौशाद दूल्हा नहीं आए। मैं तुम पर बोझ हूं क्या अम्मा? हाजरा चिड़चिड़ा उठी। कैसी बातें करती हो बेटी?
तुम्हारे आने से पेट भर रहा है, मगर तेरे घर की फिक्र भी तो है। पेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। हाजरा चुप रही, कैसे कहती कि वो रात अंगारे के बिस्तर पर गुजर गई थी। सुबह आंगन, दालान, गुसलखाने में गुजरती पाजेब की छुन-छुन उसके दिलो दिमाग में सुई चुभ हो रही थी। वो चुपचाप लेटी थी। धूप छत से गुजरती आंगन में उतर आई। उसे अपना वजूद उस घर में बेकार लगने लगा था। सारी चीजें पराई लगी। जब मर्द ही पराया बन गया हो तो इस घर गृहस्थी को लेकर वो क्या करती। उसने कबाड़ी को देने के लिए अपने जहेज के बक्स निकाले थे। चमड़े प्लास्टिक के खूबसूरत सूटकेसों के आगे टीन के छापेदार बक्स रखकर वो करती भी क्या। मगर आज वही बक्स उसे अपने लगे। उठकर उसने उन्हें खोला, फिर कागज बिछाकर उसमें कुछ कपड़े जो उसे अब छोटे पड़ते थे निकाल निकाल कर रखने लगी। अपने जहेज की चीजों को याद करती, उन्हें ढूंढती, बौराई सी कमरों में यादों के गोलों को बेतहाशा खोले जा रही थी। जब वो अपने में पूरी तरह उलझी हुई थी, उस वक्त अल्ताफ आया और बेहद सफार लहजे में बोला कि महज़बीन कह रही है कि तुमने नाश्ता नहीं किया। वो कौन होती कहने वाली कि मैंने नाश्ता किया या नहीं किया। मैं उसकी पैर की जूती नहीं हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। मानता हूं, देखो आज चौथी है, मैं जमीन के भाई आने वाले हैं, हालात को समझो, मुझे तलाक दे दो और फिर खातिर करना अपने ससुराल वालों। मुझसे उम्मीद मत रखो कि उनके आगे खासा लगाऊंगी। हाजरा की जबान इतनी कड़वी भी हो सकती है, इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। अल्ताफ के अंदर बैठा जानवर अब हुमकने लगा था। आखिर जिस बात की उन्हें इजाजत मिली है उसी पर वार करना बेकार था ना। वो हाजरा से छीन क्या रहा था, बस अपने लिए कुछ खुशियां ही तो लाया था। सारे फर्ज निभा दिए। अब जो जिंदगी बची है उसे अपनी तरह जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर मौत ही भली है। थोड़ी देर तक टकटकी बांधे हाजरा को घूरता रहा और फिर नहले पर दहला जड़ दिया कि तलाक चाहती हो तो ले लो तलाक, तलाक तलाक तलाक। इतना कहकर गुस्से में अल्ताफ नए कमरे की तरफ लौट गया। हाजरा पर दूसरा दिमागी सदमा बम के गोले की तरह फूटा। बौखलाई सी वो नई स्थिति को समझ पाती, इससे पहले उसके अंदर से एक तूफान उसके सारे वजूद को झिझोड़ता बाहर निकला। गम ने समझ की सारी दीवारें गिरा दी। घर में समझाने और रोकने वाला कौन बैठा था जो तूफान पर रोक लगाता। यहां तो उल्टे पाजेब की चुन चुन आग पर तेल का काम कर रही थी। वो मुझे तलाक देगा, मैं खुद उसे छोड़कर जा रही हूं। मैं खुद उसे 3 बार नहीं बल्कि 6 बार तलाक देती हूं। तलाक 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 तलाक। बच्चों की गिनती की तरह बोल गई हाजरा। उसका दिल चाहा कि नए कमरे में जाकर अल्ताफ के बदसूरत चेहरे को अपने नाखूनों से नोच डाले, जिससे वो जिंदगी भर नफरत करती आई थी। ये था नासिरा शर्मा जी की कहानी नई हुकूमत का पहला भाग। हाजरा की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, किस करवट बैठती है, उसका हश्र क्या होता है, ये सब बताऊंगा अगले भाग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।